हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम विकास की विमाओं के अंतर्गत हम आवास एवं गंदी बस्तियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के विकास के लिए या फिर किसी भी देश के विकास के लिए अगर सबसे ज़्यादा अगर वहाँ की किसी चीज़ में स्वास्थ्य वगैरह सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं आवास भी है, क्योंकि एक आवास के अंतर्गत ही एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, जिससे एक अच्छा समाज बनता है। इसीलिए विकास की विमाओं के अंतर्गत आवास एवं गंदी बस्तियों को वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम आवास के बारे में और गंदी बस्तियों के बारे में जानेंगे, साथ ही इससे निपटारा पाने के लिए सरकार द्वारा किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं ये भी जानेंगे। देखिए, भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में लोगों के निवास के लिए मकानों का अभाव पाया जाता है, और अनेक निवास तो ऐसे हैं जिनमें हवा, पानी, रोशनी, जल, बिजली एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का अभाव होता है। अनेक ऐसी औद्योगिक और गंदी बस्तियां हैं जो सीलन भरी हुई हैं, दुर्गंध से भरी हुई हैं, भीड़ भाड़ युक्त हैं और साथ ही रोगाणुओं से परिपूर्ण हैं। जिस गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ी है, उस गति से उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसीलिए मानव ने सिर छुपाने के लिए घास, बांस, टीन एवं फटे पुराने कपड़ों से झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया, और एक ही कमरे में कई परिवार मिलकर रहने लगे। आज कई लोगों के निवास की दशा अत्यंत ही दयनीय है। नगरों में तो इसका उग्र रूप देखने को मिलता है। आवास की समस्या व्यक्तिगत, पारिवारिक, बल्कि इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और नागरिक समस्या भी बन चुकी है। सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि अधिक भीड़ भाड़ वाले घरों के बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे ऐसे आवास हैं या गंदी बस्तियाँ, वहाँ पे अपराध, दुखदाई विवाह और इसके साथ ऐसे परिवार भी देखने को मिलते हैं जो एक ही होते हैं। मतलब वहाँ पे जो माता पिता होते हैं वो आपस में या तो झगड़ते रहते हैं या तो अलग रहते हैं। तो इस तरह से असंतोष का कहीं ना कहीं वातावरण बना रहता है वहाँ के आवासों में। वैसे आवास के प्रमुख 3 अभिप्राय होते हैं, एक साधारण, एक व्यापक, एक आधुनिक। देखिए, साधारण में क्या होता है कि कोई भी हम आवास, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, स्वास्थ्यवर्धक हो या अस्वास्थ्यवर्धक हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कैसा भी हो, किंतु वो आवास ही है ऐसा मान लिया जाता है। तो ये साधारण आवास की परिभाषा हम कर सकते हैं। वहीं पर अगर व्यापकता की बात करें तो आवास का व्यापक अर्थ ऐसे आवास से है जो आरामदायक हो, लोगों की आवश्यकता के अनुकूल हो, जिसका वातावरण स्वास्थ्यप्रद हो और जहां लोग अपने परिवार के साथ सुखमय और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अगर ऐसा आवास हो जहाँ पे अच्छी हवा आती हो, जहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, क्रीड़ा, स्वास्थ्य, वायु, प्रकाश और शुद्ध जल, उचित सुविधा वाले सभी चीज़ वहाँ पे उपस्थित हो, साथ ही ऐसी व्यवस्था वहाँ पे हो जहाँ पे गंदगी ना हो और बीमारियाँ भी ना हो। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये व्यापक अर्थ है आवास का। तो आवास का आधुनिक अर्थ इस तरह से हम कह सकते हैं कि, या फिर समाजशास्त्री टी.एन. भगोलिया ने इसका अर्थ बताया है। इनका मानना है कि नई विचारधारा का बहुत कुछ झुकाव भूमि के विकास पर गया है। आवास की एक समन्वयात्मक प्रक्रिया से है, जिससे सामुदायिक जीवन में विवेकपूर्ण विकास में सहायता मिल सके। इस रूप में प्राप्त किए जाने वाला जो घर है वो आदर्श घर कहा जा सकता है। स्वास्थ्यवर्धक पूर्ण घर हो और साथ ही पूर्ण सामुदायिक जीवन की सुविधाओं का वहाँ पे जो देख रेख हो वो बना रहे। यह आवास स्थान एक ऐसी कीमत पर उपलब्ध हो जिसको औसतन दर्ज पे सभी नागरिक ले सके, जिसे अफोर्ड कर सके। यानी कि यहाँ पे टी.एन. भोगलिया जी का ये कहना है कि जो आधुनिक आवास है वो कहीं ना कहीं मकान में परिवार के सदस्यों के अनुपात में जहाँ पे कमरे हों, और साथ ही मकान ऐसे स्थान पर जहाँ पे स्वच्छता का कहीं पे भी मतलब अभाव ना पाया जा सके, पूरी तरह से आसपास का जो वातावरण है वो भी स्वच्छ हो, और साथ ही मकान के प्रत्येक भाग का वही उपयोग हो सके जिसके लिए वो बनाया गया हो। प्रत्येक मकान में खुली खिड़की हो और बहुत सारी जगह हो, और साथ ही प्रत्येक मकान में हवा और रोशनी आने की पर्याप्त व्यवस्था हो। मकान में बच्चों के खेलने कूदने का स्थान भी या फिर व्यवस्था जो है वो भी बना हो, और साथ ही ऐसे मकान का किराया इतना ही हो कि औसत वेतन पाने वाला व्यक्ति भी उसका सरलता से भुगतान कर सके।
तो ये आधुनिक आवास कहा जाएगा। यहाँ तो हमने आवास के बारे में समझा। अब हम भारत में आवास की जो दशा है उसको समझते हैं। देखिए, भारत के ग्रामों और नगरों में आवास की दशा अन्य देशों की तुलना में ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेज़ी से हुई है। नगरों की वृद्धि भी बहुत ही तेज़ी से हुई और कहीं ना कहीं ये जो औद्योगिकरण है इसके कारण हुआ, जिसके कारण ये देखा गया कि जो नगरें हैं या फिर आज भी कई ग्राम समाज, हालांकि अब तो बहुत सारा विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी कई ऐसे घर आज भी पाए जाते हैं, कह सकते हैं शौचालय है उसकी सुविधा पाई नहीं जाती। और इससे सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो शहरों में जो नगर हैं वहाँ की बस्तियों का है, यानी वहाँ के आवासों का है। ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिसमें स्वच्छ हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, स्नान घर का अभाव है। अनेक निवास तो इतने पुराने और भीड़ भाड़ युक्त होते हैं कि वो असुरक्षित भी होते हैं, अस्वच्छ होते हैं। इसी के साथ वो रहने लायक बिल्कुल नहीं है, फिर भी वहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। आज के समय में तो लगभग हर किसी का परिवार कहीं ना कहीं रोज़ी रोटी कमाने के लिए नगर की ओर गया ही है। और आज के टाइम में हम आप देख सकते हैं कि किस तरह से गलियां, तंग गलियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे मकान बने हुए होते हैं। तो ये सभी जो परिस्थितियां हैं वो भारत में बड़ी तेज़ी से पाई जाती है। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग तो ऐसी तंग गलियों में बच्चों और परिवारों के साथ भी रहते हैं। वहाँ बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं, उनको खेलने का पूरी तरह से कह सकते हैं कि जगह भी नहीं मिल पाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो आवास की जो दशा है भारत की वो बहुत ही दयनीय है। देखिए, सन 1921 के बाद से ही शहरी क्षेत्रों में आबादी निरंतर बढ़ती ही गई। गांव में रोजगार का अभाव था, इसलिए ज़्यादातर लोग नगरों की ओर गए। और साथ ही ये भी देखा गया कि जो शरणार्थी हैं जो भारत में आते हैं वो भी नगरों में ही आवास बनाकर रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नगर वाले शहर हैं इन कारणों से कहीं ना कहीं खचाखच भर गए। इसमें आवास की कमी से संबंधित सही आंकड़े तो नहीं उपलब्ध है, फिर भी 1971 में जनगणना के अनुसार बताया गया था कि 1.43 करोड़ बस्तियां हैं। वहीं 1981 में बताया कि 2.1 करोड़ बस्तियां हैं। वहीं 1991 में देखा गया कि 1.10 करोड़ मकाने की कमी भी देखी गई थी। वर्तमान समय में यह कमी करीब 5.5 करोड़ तक पहुंच गई है। नगरीय क्षेत्रों में 60 से 80% परिवार और ग्रामीण क्षेत्र से 60 से 90% परिवार 1 से 2 कमरों वाले मकानों में रहते हैं। वर्तमान समय में 170 लाख ग्रामीण मजदूर परिवार को आवास की जो योजना है उसके अंतर्गत लिया गया और उन्हें कहीं ना कहीं सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लेकिन नगरीय जनसंख्या का 5वां हिस्सा गंदी बस्तियों में निवास करता है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कार्य किया जाना चाहिए। देखिए, वर्तमान समय में पूरे देश में करीबन 5.5 करोड़ मकानों की कमी देखने को मिलती है। देश में लगभग 6.5 करोड़ व्यक्ति गंदी बस्तियों में निवास कर रहे हैं। तो इन सभी विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि भारत में आवास की जो गंभीर समस्या है वो देखने को मिलती है। आवास के अभाव में व्यक्तिगत, पारिवारिक और साथ ही सामुदायिक विघटन को कहीं ना कहीं ये जन्म देता है। अपराध, वेश्यावृत्ति और निम्न स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो बुरी आवासें हैं या जो बस्तियां हैं ये उत्तरदायी होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में हमने आवास के बारे में जान लिया। अब कल के वीडियो में हम गंदी बस्तियों के बारे में जानेंगे।